हेलो स्टूडेंट्स, स्माइल ई लर्निंग प्रोग्राम। आज है पेपर नंबर 9। तो इसका नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये एक प्रमेय है जिसे हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि √6 एक अपरिमेय संख्या नहीं होकर के ये एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादातर प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए हम हमेशा उनकी नेगेटिव जो थॉट होती है, हमेशा जो प्रूव करना होता है उसका उल्टा मान के चलते हैं। तो उससे क्या होता है, लास्ट में जाकर के वही चीज हमारी गलत साबित हो जाती है और इस तरह से प्रमेय सिद्ध की जाती है। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि माना √6 जो है ये अपरिमेय संख्या नहीं होकर के क्या है, परिमेय संख्या। तो माना √6 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर √6 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि परिमेय संख्या वो होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पे q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है। ठीक है, डेफिनेशन, परिभाषा। तो यहाँ पे √6 को अगर हम परिमेय संख्या बता रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम p/q जो है ये नहीं मान करके a भी मान के चल रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना √6 एक परिमेय संख्या है तो दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं a व b इस प्रकार होंगी कि √6 को इस तरह से लिखा जा सकेगा। ठीक है, √6 बराबर a/b, जहां पे b का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब ये b का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि बटा के नीचे 0 होते ही ये संख्या किस में चली जाती है, अनंत में चली जाती है, इसलिए इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। आगे इसमें एक कंडीशन और है, जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब ये सहअभाज्य संख्याएं क्या है? सहअभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है कि a और b दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मान लीजिए 9 और 11 है, इन दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो इसी के साथ हम एक चीज और लिख सकते हैं, जहां a व b सहअभाज्य संख्याएं हैं, अर्थात a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये चीज हम लिख सकते हैं। अब इसी को हम आगे करेंगे तो इसको √6/1 बराबर a/b ये था, इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करेंगे तो उससे क्या होगा, √6 b से गुणा हो जाएगा और a किससे गुणा हो जाएगा, a से गुणा हो जाएगा। तो आप इसका कर देंगे, √6 को b से गुणा करेंगे तो √6 b आएगा और a को a से गुणा करेंगे तो a आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका वर्ग करेंगे √6b, इसका वर्ग करेंगे, इधर इसका भी वर्ग करेंगे। √6 का वर्ग हो गया 6, b का वर्ग स्क्वायर हो गया b² और ये हो गया a²। ठीक है, आगे इसको करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं b² बराबर a²/6। क्या लिख सकते हैं, b² बराबर a²/6। अब देखिए यहाँ पे, अब a² के बटा में 6 है, इस बात का मतलब क्या है कि ये a² जो है ये 6 से विभाजित होता है, ये 6 से विभाजित होता है। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि a² 6 से विभाजित है, अतः a भी 6 से विभाजित होगा। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा आधा काम हो गया है, हमने a को 6 से विभाजित बता दिया है। अब इसी को हम आगे जाकर के b से विभाजित भी बताएंगे कि b जो है वो भी 6 से विभाजित है। इसके लिए आगे हम क्या करेंगे, देखिए आगे आप इसके आगे माना हम लिख सकते हैं a/6 बराबर, हमने मान लिया क्या है, c। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना a/6 बराबर c।
अगर इसको हमने ये माना है, क्योंकि a में 6 का भाग देंगे तो कुछ तो आएगा ही, और उसे हमने c मान लिया। इसका वज्र गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 6c मिलेगा। ठीक है, इसका अगर हम वर्ग कर दें तो a का स्क्वायर हो जाएगा और 6c का भी वर्ग कर देंगे तो a स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर हो गया 36 और c का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर। ठीक है, ये जो था इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम, ये जो है इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 2 नाम। इसको अब हम आगे करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर किसका, a का। देखिए यहाँ पे था b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटा 6। ठीक है, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 36c स्क्वायर बटा में कितना हो गया 6। फिर आगे b स्क्वायर बराबर हो गया, इसको इससे काटेंगे तो 6, तो b स्क्वायर बराबर हो गया, b स्क्वायर बराबर हो गया 6c स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर बराबर हो गया 6c स्क्वायर। अब ये जो 6 है ये c स्क्वायर के गुणा में है, तो ये b स्क्वायर के कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा 6 बराबर c स्क्वायर। इसे हम सीधा कर लेंगे तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 6। अब देखिए जैसी चीज पहले यहाँ पे आ रही थी वो का वही यहाँ पे आ रहा है, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा 6। इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर जो है वो 6 से विभाजित होता है। अगर b स्क्वायर 6 से विभाजित होता है, इसका मतलब क्या है कि b भी 6 से विभाजित होगा। तो इसी बात को हम आगे लिख देंगे जैसा हमने यहाँ पे लिखा था, चूंकि b स्क्वायर 6 से विभाजित है, अतः b भी 6 से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि a जो है वो 6 से विभाजित होगा, और आगे जाके हमने क्या कह दिया कि b भी 6 से विभाजित होगा। जबकि शुरू में हम क्या मान के चल रहे थे कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हमने शुरू में ये माना था, और जबकि ये हमने जो भी माना था उसका हमारे विपरीत रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो आगे आप क्या लिखेंगे, चूंकि a व b दोनों 6 से विभाजित है, दोनों 6 से विभाजित है, अर्थात a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, अतः हमारी कल्पना गलत है, implies that √6 एक अपरिमेय संख्या है, hence proved। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी ये जो थ्योरम है ये प्रूव होती है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हमें इसका भाग देना है, ये भाज्य है और ये भाजक है। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे पहले यहाँ पे जो हमारा भाजक है वो है 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और जो भाज्य है वो है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखिए अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भाजक है इसमें इसको इस तरह से दिया गया है ना, किस तरह से कि जो सबसे ज्यादा घात वाला x का पद है वो सबसे लास्ट में दिया गया है, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। जबकि जब भी आपको भाग देना होता है तो उसको आपको इस क्रम में लिखना होता है कि सबसे ज्यादा घात वाला जो x वाला पद है वो सबसे पहले, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा।
तो आप लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका अब आप भाग देंगे इसमें, आगे करते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका आप भाग देंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इसमें। ठीक है, अब जब हम बीजीय व्यंजक का बीजीय व्यंजक में भाग देते हैं तो आपको 3 चीजों की ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले चिन्ह, पहला नंबर, दूसरा नंबर संख्या, और तीसरा नंबर चर। संख्या को आप अचर भी बोलते हैं, इसका आपको ध्यान रखना होता है। तो इसके हिसाब से ही हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे चिन्ह। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस। इसका मतलब शुरुआत में क्या है? प्लस है। चिन्ह कौन सा लेना है? हमें प्लस लेना है। शुरू में जब भी आप कोई भी गुणा करते हैं तो आपको शुरू में प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसको नहीं देखना है। अब आगे यहाँ पे देखिए अगली संख्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? जिसके साथ कोई संख्या नहीं होती उसके साथ में 1 होता है, तो यहाँ गुणांक है 1। यहाँ पे है ये जो पहला पद, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं। यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब के गुणा में 3। इसका मतलब आप 1 को किससे गुणा करो कि 3 आ जाए? तो 1 को आप 3 से गुणा करते हैं तो 3 आता है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है? एक्स क्यूब। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर को जब आप एक्स से गुणा करते हैं तो आपके पास में एक्स क्यूब आता है ना? तो आप एक्स स्क्वायर को किससे गुणा करेंगे? एक्स से गुणा करेंगे, तो इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक्स लिख देंगे, तो एक्स क्यूब मिल जाएगा। अब हमारे पास में पूरा पद ये आया, इस पद को आप इस पूरे से गुणा करके देख लीजिए। तो 3x जो है इसको आप गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, तो आगे कितना आएगा? 3x को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स क्यूब, प्लस प्लस का प्लस, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, प्लस को प्लस से गुणा किया तो प्लस, और 3x को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया है? 3x आ गया है। ये मान अब आप इधर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस का 3x। लिख दिया। अब आप निशान चेंज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको जो पहला पद है ये काटना है, इसलिए। अगर ये पहले से प्लस माइनस होता तो हम निशान चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, ये कट गया। अब देखिए ये है प्लस का एक्स स्क्वायर और ये है माइनस का 6x स्क्वायर। तो आप इनके साथ की संख्याएं देखिए, इसके साथ की संख्या क्या है? 1, मतलब इसका गुणांक क्या है? प्लस का 1, और इसका है माइनस का 6। तो जब आप दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा माइनस के 5। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप एक्स स्क्वायर लगा देंगे। फिर देखिए प्लस का 2 और माइनस का 3 है, प्लस का 2 और माइनस का 3, तो कितना आया? ये आया -1। कितना आया? -1, और साथ में आप क्या लगा देंगे? x। अब -1 को जब आप x से गुणा करते हैं तो ये आता है माइनस का x ही आता है। ठीक है, -1x को आप x ही बोलते हैं, 1 को आप गुणांक में साथ में नहीं लगाते हैं, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का x और ये प्लस का 5। ठीक है, इतना काम हो गया। अब इसको आगे हम करें तो यहाँ पे वापस से वही प्रक्रिया चलानी होगी। सबसे पहले आप देखेंगे चिन्ह, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस, आप क्या लगा देंगे? माइनस। यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 5। 1 से आपको 5 लाना है, तो 1 को आप किससे गुणा करोगे 5 आ जाए? तो आप 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो आपको x वाले किसी पद से इसको गुणा नहीं करना है। तो आप -5 जो है, अब -5 को आप गुणा करके देखेंगे किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, तो कितना आएगा? -5x स्क्वायर माइनस प्लस हो गया -5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, x का क्या आ गया? x, और साथ में माइनस इंटू प्लस क्या हो गया? माइनस। 5 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, ये अब आप इधर रख देंगे तो ये हो जाएगा -5x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस के 5। ठीक है, अब आपको शुरू वाला जो पद है उसको काटना होता है, तो आप निशान चेंज करेंगे, तो ये प्लस का और ये भी प्लस का काट देंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए माइनस का 1 है और प्लस का 10 है, तो ये कितना हुआ? -1 और प्लस का 10, तो ये हो गया प्लस का 9। x का x लगा देंगे। फिर आगे देखिए +5 और ये +5, तो ये कितना हो गया? प्लस का 10 हो गया, तो ये हो गया 9x + 10।
इसके आगे ये और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका भागफल तो हमारे पास में कितना आ गया, आप लिख सकते हैं यहाँ भागफल है वो आ गया हमारे पास में 3x - 5 और शेषफल हमारे पास में आया है 9x + का 10 आंसर। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अशोक ने एक टेस्ट में 65 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिले तथा प्रत्येक अशुद्ध अंक पर 2 अंक की कटौती की गई। यदि उसके सही उत्तर पर 3 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते तो अशोक 40 अंक अर्जित करता। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करके ग्राफ विधि से हल कीजिए। और आगे एक क्वेश्चन और पूछा है, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, ये हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जो कुल प्रश्न दिए गए थे उनमें से अशोक ने जो सही प्रश्न किए हैं उनको हम x मानते हैं और जो गलत उसने प्रश्न किए हैं उनको हम y मान के चलते हैं। तो माना अशोक द्वारा सही किए गए प्रश्न वो है x और गलत किए गए प्रश्न वो है y। ठीक है, अब देखिए जो पहली इसकी सिचुएशन है उसमें प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक मिलते तो इसके कुल अंक कितने हो जाते, सही जिसने आंसर दिया है उसके लिए x और एक के लिए 5 मिल रहा है, मतलब कि 5x, ये उसके सही जवाब उसने दिए उसके लिए मिल गए अंक है। इसी तरह से अशुद्ध उत्तर उसने दिए उसके लिए 2 अंक की कटौती, कटौती का मतलब होता है माइनस करना। तो यहाँ पे y प्रश्न ऐसे थे जिसके उसने गलत जवाब दिए तो इसके लिए अंक हो गए 2y। अब इसकी हो रही है कटौती इसलिए माइनस होगा और ये उसे मिल रहे हैं इसलिए प्लस होगा और ये कुल कितने बन जाएंगे 65। तो इसी तरह ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 और इसी तरह से हम दूसरा समीकरण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सही पे यहाँ पे दूसरे समीकरण में 3 अंक मिल रहे हैं तो 3x और कट रहे कितने हैं 1, मतलब 1y को आप बोलते हैं y, तो -y लिख देंगे बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 40। टोटल उसके सेकंड सिचुएशन के अंदर 40 नंबर बन गए। ठीक है, तो इस तरह से ये 2 समीकरण मिल गए हैं। अब हम इन समीकरणों को हल करते हैं। तो समीकरण 1 से 5x - 2y बराबर 65। ठीक है, आगे देखिए, अब आप -2y बराबर 65, मैं x को उधर भेज रही हूँ तो ये हो जाएगा -5x। ठीक है, अब y बराबर हो जाएगा 65 - 5x बटा -2। अब हम यहाँ पे x का मान रखेंगे तो x का मान आप यहाँ पे देखिए, x का मान आप जितना थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो आपको आगे y का जो मान है वो थोड़ा छोटा मिलेगा, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा यहाँ पे जो x वाला मान है ये थोड़ा सा बड़ा मान रखिए ताकि ग्राफ के अंदर भी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स मिले। तो देखिए अगर यहाँ पे x का मान 1 रखते हैं, मान लीजिए x का मान 1 रखा तो 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 और 65 में से 5 गए मतलब 60, है ना। तो 60 बटा 2 मतलब 30 के आसपास आए, 30 आएगा, है ना। तो अब आप अगर इसका और बड़ा मान रख के चेक करें तो यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो जाएगा, 65 में से 10 गया 55, तो 55 में तो 2 का पॉइंट के अंदर आएगा जो भी हमें नहीं लेना। नेक्स्ट आप अगर इसका मान रखते हैं 3 आप मान रखेंगे सारे विषम संख्या में, 1 बार 3 बार 5 बार, तो आपको 2 का मतलब y का ऐसा मान मिलेगा जिसमें कोई पॉइंट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे मान रख रही हूँ x बराबर 3 रखने पर, तो ये हो जाएगा y बराबर 65 - 5 गुणा 3 बटा कितना -2, तो ये हो जाएगा y बराबर 65 माइनस कितना हो गया देखो 15 बटा -2, तो y बराबर आ गया 65 में से 15 गया तो कितना बचा, ये गया 50 बटा -2 25, तो y का मान आ गया यहाँ हमारे पास में कितना -25। ठीक है, तो x का मान आया 3 और y का मान आया -25 और आप इसको प्रथम बिंदु नाम दे देंगे। तो प्रथम बिंदु हो गया कितना 3 और -25। अब हम दूसरा बिंदु, तो द्वितीय बिंदु ज्ञात करना देखेंगे। द्वितीय बिंदु, ये जो समीकरण था इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। इसमें आगे हम मान
मान रखते हैं, 3 रख दिया। अब हम एक बार 5 रख लेते हैं इसका मान। तो x बराबर 5 रखने पर तो y बराबर हो जाएगा 65 माइनस 5 इंटू 5 बटा माइनस का 2। तो y बराबर हो जाएगा 65 माइनस 25 बटा माइनस का 2। तो y बराबर हो जाएगा कितना, 40 बटा माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 20। तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 20। तो इसका जो द्वितीय बिंदु है, द्वितीय बिंदु, ये क्या मिला, ये मिला 5 और माइनस का 20। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु आपको जो पहला समीकरण था उसके प्राप्त हो गए। और इसी तरह से हम आगे दूसरे समीकरण के बिंदु प्राप्त करेंगे। इसको मैं अलग से लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा। 3 माइनस का 25 इधर 5 माइनस का 20। और ये हमारा जो समीकरण था ये था 5x माइनस का 2y बराबर 65। समीकरण था हमारा 3x माइनस y बराबर 40। इसे आगे करेंगे तो 3x बराबर 40, इसको उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का y। तो x बराबर हो जाएगा 40 प्लस y बटा 3। अब हम यहाँ पे y के मान देंगे और y के मान हम इस तरह से देंगे कि ये ऊपर वाला जो बनेगा उसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए 40 हम चेक कर लेते हैं एक बार। अगर 1 रखते हैं तो 41 बनेगा और 41 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अगर आप 2 रखते हैं तो ये बनेगा 42। 42 में 3 का भाग चला जाएगा। फिर आप आगे एक और मान रख के देखते हैं। मान लीजिए 3 43 बनेगा तो 43 के अंदर 20 का भाग नहीं जाता। 3 का भाग जाने के लिए अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 के पहाड़े में आना चाहिए। 40 प्लस 4 44, इसमें भी नहीं जाएगा। और 40 प्लस 5 45, इसमें चला जाएगा। इसका मतलब हम 2 मान कौन कौन से देंगे, एक तो 2 देंगे और एक हम 5 देंगे। ठीक है, अब हम मान रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे y बराबर 2 रखने पर x बराबर 40 प्लस 2 बटा 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 42 बटा 3, 14 आ जाएगा। तो इसका जो प्रथम बिंदु है, प्रथम बिंदु ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 और y की वैल्यू 2। ठीक है, ये हुआ पहला बिंदु। उसके बाद में दूसरा बिंदु प्राप्त करने के लिए y का मान क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। y बराबर 5 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 40 प्लस 5 बटा 3। तो x बराबर हो गया 45 बटा 3, 15 आ गया। तो x बराबर हो गया 15। तो इसका जो द्वितीय बिंदु है, द्वितीय बिंदु ये क्या मिला, ये मिला 15 और 5। तो इस तरह से हमें दूसरे समीकरण पे भी जो 2 बिंदु थे, ये दोनों बिंदु मिल गए हैं। तो हम इनको इधर लिख लेते हैं। हो गया x, ये हो गया y। पहला बिंदु था क्या, 14 और 2, और दूसरा बिंदु था 15 और 5। दूसरा समीकरण था 3x माइनस के y बराबर 40। ये है हमारी सारणी नंबर 1 और ये है सारणी नंबर 2। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने सारणी बनाई थी बोर्ड पे, जिसमें 2-2 पॉइंट्स लिए थे। 2 पॉइंट इस सारणी के बनाए थे और 2 पॉइंट इस सारणी के बनाए थे। लेकिन ये जो ग्राफ बन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम दोनों लाइनें पास पास आ रही है और वो कॉपी में अच्छे से बन नहीं पा रहा है, इसलिए मैंने इसके और ज़्यादा पॉइंट्स भी निकाले हैं। तो एक बार ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इसको ग्राफ कॉपी में ही बनाएंगे तो ही आपको क्लियरली समझ में आएगा, अदरवाइज़ आप कॉपी में बनाएंगे तो ये ग्राफ आपको समझ में आने की संभावना थोड़ी कम ही है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो मैंने बता दिए थे पहले कि किस तरह से निकाले हैं। बाकी पॉइंट्स कैसे निकाले हैं वो देखिए। पहला समीकरण था हमारा 5x माइनस 2y बराबर 65। तो देखिए 5x माइनस 2y बराबर 65, ये यहाँ तक हमने कर लिया था। और पॉइंट्स निकालने के लिए मैंने y की वैल्यू रखी पहले -5। तो x बराबर कितना हो गया, इसमें मैंने मान रखा y का -5। तो ये हो गया 65 प्लस 2 इंटू -5 आ गया 65 माइनस 10 हो गया बटा 5 था
आगे इसका डिवाइड किया तो 11 आ गया, तो एक पॉइंट मेरे को मिल गया कितना, 11 और माइनस के 5, ठीक है। उसके बाद में मैंने y का मान रखा माइनस के 10, किस में, इस वाले समीकरण में, है ना। तो x बराबर हो गया 65 प्लस 2 इंटू माइनस के 10 बटा 5। आगे किया तो 65 माइनस 2 को 10 से गुना किया 20 हो गया बटा 5। तो x बराबर 45 बटा 5 मतलब 9। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। तो ये हो गया 9 और माइनस का 10, ठीक है। ये दूसरा बिंदु मिल गया। उसके बाद में नेक्स्ट अगला बिंदु, y का मान क्या रखा मैंने, इसमें 0 रखा, तो ये हो गया 65 बटा 5 हो गया, ठीक है। और कितना आ गया, ये आ गया 65 में 5 का भाग देने पे 13। एक बिंदु ये वाला मिल गया। और चौथा बिंदु देखिए इस तरह से, y का मान मैंने रखा था 5, तो x बराबर आ गया 65 प्लस 2 इंटू 5 बटा 5, मतलब x बराबर 65 प्लस 10 बटा 5, तो x बराबर हो गया 15। तो एक बिंदु मिल गया मेरे को 15 और 5। इस तरह से मैंने पहले वाला जो समीकरण था इसके 4 बिंदु और निकाले, ठीक है, ताकि मैं क्लियरली आपको ये किस तरह से ग्राफ बन रहा है ये समझा पाऊँ। तो ये सारणी बन गई, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से मैंने जो दूसरा वाला जो समीकरण था इसके भी कुछ और बिंदु प्राप्त किए हैं। देखिए ये समीकरण था 3x माइनस के y बराबर 40, तो 3x बराबर हो गया 40 प्लस y बटा 3। y का मान एक बार रखा मैंने माइनस का 1, यहाँ पे देखिए, तो x बराबर हो गया 40 माइनस 1 बटा 3, 39 बटा 3, तो x बराबर हो गया 13 और एक बिंदु ये वाला मिल गया। फिर मैंने मान रखा y का माइनस के 4। अब ये मान मैं किस हिसाब से रख रही हूँ, ये मान मुझे इस तरह से रखने हैं कि ऊपर वाली जो संख्या है उसमें 3 से भाग चला जाए, है ना। तो 39 के बाद में पीछे अगर अपन जाएं तो कौन सी संख्या आएगी ऐसी, 36, जिसमें 3 का भाग जा सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 रखा, है ना। तो 36 बटा 3 किया तो 12 आ गया, तो यहाँ पे मान आ गया मेरे पास में x का 12, तो बिंदु हो गया 12 और माइनस 4। इसी तरह से एक बार मैंने मान रखा कितना, 2, किसमें, इस वाले समीकरण में, तो x बराबर हो गया 40 प्लस 2 बटा 3। आगे किया तो बिंदु मिला 14 और 2, और फिर एक बार रखा मैंने y बराबर 5, तो ये हो गया x बराबर 40 प्लस 5 किया तो 15 और 5, ठीक है। तो ये 4 बिंदु जो है वो मेरे को इस वाले समीकरण के और मिल गए, ठीक है। तो मैंने ये दोनों समीकरणों की जो सारणी है ये वाली सारणी बना ली है। अब मैं ये जो सारणी है इसका आपको ग्राफ बना के बता रही हूँ, और ये कॉपी के अंदर ग्राफ बन रहा है, इस वजह से एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। आप इसको पक्का ग्राफ कॉपी में ही बनाना। अब देखिए बनाते हैं। इसका पहला बिंदु है x का मान है 3 और y का मान है माइनस के 25। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने पैमाना जो है वो किस हिसाब से लिया है, क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या है मेरे पास में, इस वजह से मैंने पैमाना बड़ा लिया है। एक बड़ा खाना बराबर 5 इकाई मैंने इसमें पैमाना लिया है। पहला बिंदु है x का मान 3, तो देखिए ये x वाली लाइन है। अब इसमें 3 0 और 5 के बीच में आएगा, तो 0 और 5 के बीच में टोटल 10 लाइनें होती है, ठीक है। अब 10 लाइनें हैं तो उसमें किस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, जो टोटल लाइनें होती है उसमें आपने जितने जितने का ये गैप लिया है उसका भाग दे देते हैं, है ना। तो ये जो 2 लाइनें आ गई, अब 2 लाइनों का मतलब है यहाँ पे 1। क्या मतलब है, 2 लाइनों का 1। तो 3 जो है 0 के आगे आपको 3 अंकित करने के लिए 6 लाइनें गिननी है। कितनी गिननी है, 6 लाइनें गिननी है। तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से। अब ग्राफ कॉपी में आप अच्छे से बना पाएंगे, ये मैं हिसाब से ऐसे ही बना रही हूँ। तो 3 यहाँ पे आएगा और y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के 25। तो देखिए ये रहा y माइनस 25, तो ये यहाँ से कहीं पे कोई पॉइंट लगेगा, ये वाला जहाँ मैंने 25 लिख रखा है ये मैं इधर लिख देती हूँ। तो एक पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा, और ये है कौन सा पॉइंट है, ये 3 और माइनस के 25 का। तो ये हो जाएगा 3 और ये माइनस के 25। उसके बाद में है x का मान 5 और y का मान माइनस के 20। तो ये है x का मान 5 x वाली लाइन पे, और y का मान है माइनस के 20। तो ये आपके पास में यहाँ से कहीं पे आएगा, ये 5 इधर से और माइनस 20 इधर से, तो ये आ जाएगा ये 5 और ये माइनस का 20, ठीक है। अगला बिंदु है, देखिए x का मान है कितना, 11 और y का मान माइनस के 5। x का मान है 11, तो ये 10 हो गया, 10 के आगे 2 छोटी लाइनें है ना, तो ये 11 होगा। और y का मान कितना है यहाँ पे, माइनस के 5। तो माइनस के 5 ये यहाँ से ही आएगा, देखिए -5 ये रहा, इधर से करके और इधर से 2 के बाद में मिला दोगे आप, तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 11 और माइनस के 5। अगला बिंदु x का मान 9 और y का मान माइनस का 10। तो x का मान 9,
10 के पहले 2 छोटी लाइनें, और y का मान कितना है माइनस का 10, तो y का मान माइनस का 10, ये इसी क्रम में यहीं पे आएगा इस तरह से 9 और माइनस का 10। आप केवल जो पहले 2 बिंदु लिए थे उससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट ग्राफ देखने के लिए आपको ज़्यादा बिंदु लेने होते हैं। तो मेरे पास ग्राफ नहीं होने की वजह से मैं इस तरह से बना रही हूँ। आगे 13 और 0, x का मान 13, तो 13 यहाँ आगे 10 के आगे 6 लाइनों के बाद में बनेगा 13, ठीक है, आप काउंट कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 13 और 0। उसके बाद अगला है 15 और 5। अब देखिए ये 15 और ये इधर से 5, तो ये 15 और 5 यहाँ से कहीं पे मिलेगा, 15 और 5, ठीक है। अब इन सारे बिंदुओं को आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो इन सारे बिंदुओं को मैंने ज्वाइन कर दिया है, और इस रेखा का नाम क्या था, इसका नाम था 5x माइनस 2y बराबर 5x माइनस 2y बराबर 65, ठीक है। तो ये हुई हमारी जो पहली रेखा थी, पहला जो समीकरण दिया गया था उसकी रेखा हमने बना दी है। अब हम बनाएंगे आगे वाली जो रेखा है उसकी सारणी से अगले बिंदु अंकित करें। देखिए अगला समीकरण था 3x माइनस के y बराबर 40। अब इसकी सारणी जो बनाई थी वो ये है। इसमें पहला बिंदु है x का मान तो 14 और y का मान 2। अब देखिए x का मान 14, 15 से 2 लाइनें पहले आएगी 14, और y का मान कितना, y का मान 2, तो ये आएगा y वाली जो लाइन है इसके ऊपर 2 मतलब 4 लाइनें, इधर से 4 लाइनें, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, ठीक है। 4 लाइन के बाद में तो 2 होगा, और ये यहाँ से कहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 14 वाली लाइन में यहाँ पे मान के चल रही हूँ, तो यहाँ पे, और ये इधर से इधर, तो ये वाला जो बिंदु है ये वाला, ये बिंदु कौन सा बिंदु है, 14 और 2 वाला बिंदु है ये वाला, ठीक है। आगे अगला है 15 और 5। तो देखिए ये वाला बिंदु जो है ये तो पहले से इस वाली रेखा में भी था, तो इसका मतलब ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, ठीक है। तो ये पहले से बना हुआ है। अगला है x का मान 13 और y का मान माइनस का 1। x का मान 13 कहाँ आएगा, ये जो पहले से बना रखा था अपन ने वो है 13, और इसके लिए y का मान कितना है माइनस का 1। माइनस 1 मतलब ये 0 के नीचे कितनी लाइनें, 2 लाइनें, ठीक है। तो ये आएगा, देखो यहाँ से का आएगा ऐसे, मतलब कहने का मतलब ये है ये लाइनें बिल्कुल एकदम पास पास में ऐसे गुजर रही है, तो इस वजह से आपको बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अगला बिंदु है 12 और माइनस के 4। x का मान 12, अब 12 देखिए और पास में आ जाएगा, और उसके लिए y की वैल्यू कितनी है, माइनस के 4 है, तो इसका मतलब इससे और पहले 12, 10 के आगे कितनी लाइनें हो गई, 12 के लिए 4 लाइनें हो गई, तो 1 2 3 और 4 लाइनें ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ से और -4 नीचे की साइड, -4 नीचे की तरफ, 0 का आगे कितनी लाइनें, 8 लाइनें, तो यहाँ से कहीं पे आएगा ये ऐसे। आप देख सकते हैं एकदम क्लोज लाइन बन रही है एकदम, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको बाकी और जो पॉइंट्स हैं, वैसे तो ये दोनों पॉइंट्स हैं ये तो आ ही गए हैं पहले, ये वाला और ये वाला, बाकी हमने बना ही लिए हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन मैंने ज्वाइन कर दी है, एकदम पास से जा रही है, इन चारों बिंदुओं को मैंने मिलाया है, 1 2 3 और ये 4 है ना। और इस वाली रेखा का नाम क्या है, ये रेखा है 3x माइनस के y बराबर 40, ये वाली रेखा है। अब ये वाली दोनों रेखाएं आपस में इस बिंदु पे कट रही हैं, 15 और 5 वाले बिंदु पे। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा वो यही होगा, x का मान तो क्या होगा 15 और y का मान क्या होगा 5। अब जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसमें सॉल्यूशन के साथ साथ एक चीज़ और पूछी गई थी कि एग्ज़ाम के अंदर कुल प्रश्न कितने आए थे। तो जैसा कि हमने माना था कि कुल प्रश्न जो अशोक ने किए थे, सही जो किए थे वो 15 थे और जो गलत किए थे वो 5 थे। इसका मतलब ये हुआ कि 15 और 5 टोटल क्वेश्चन तो 20 ही आए थे ना, उसमें से उसने 15 सही किए और 5 गलत किए, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 20। तो आप लिख सकते हैं सही किए गए जो प्रश्न हैं अशोक द्वारा वो 15, गलत किए गए प्रश्न वो 5, तो जो कुल प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या
तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 + 5 मतलब कितना, 20 आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये ग्राफ वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होता है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 3 व 5 है तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें समांतर श्रेणी का दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। तो दूसरा पद एपी का दूसरा पद कितना दे रखा है, 3। दूसरा व तीसरा पद क्रमशः, इस क्रमशः का मतलब होता है जिसकी बात पहले हो रही है वो पहले, जिसकी बाद में हो रही है वो बाद में। ठीक है, तो दूसरा पद इसे हम बोलते हैं A2, कितना दे रखा है, 3। इसी तरह से तीसरा पद कितना दे रखा है आपको, तीसरा पद दे रखा है 5, जिसे हम क्या बोलते हैं, A3। तो A3 बराबर कितना हो गया, 5। A2 बराबर दे रखा है 3 और A3 बराबर दे रखा है 5। आगे पूछा क्या है, प्रथम 20 पदों का योगफल। प्रथम 20 पदों का योगफल पूछा है, इसका मतलब ये है कि आपसे पूछा गया है S20। S20, S का मतलब होता है योग, सम, है ना। SN हम निकालते हैं तो उसमें पदों का योगफल ही हम निकालते हैं। 20 पदों का योगफल आपसे पूछा गया है, उसका मतलब S20 आपसे पूछा गया है। तो करते हैं इसको। A2 का मतलब होता है A + D, कितना, 3। A3 का मतलब A + 2D, कितना दे रखा है, 5। आगे करेंगे इसको, निशान चेंज, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया। ये प्लस का D माइनस का 2D हो गया -D बराबर प्लस का 3 और माइनस के 5, तो ये कितने हो गए, माइनस के 2 हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास में D का मान कितना आ गया है, D का मान आ गया हमारे पास में 2। ठीक है, अब D का मान आप दोनों समीकरणों में से किसी में भी रख सकते हैं और आप A का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसका D का मान रखेंगे, D बराबर 2, और इसे अगर आप समीकरण नंबर 1 बोलें, इसको समीकरण नंबर 2 बोले, तो समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा A + D बराबर हो गया 3। D कितना है, D हमारे पास में 2, तो 2 रख दिया आपने यहाँ, तो A बराबर आ गया 3 - 2 मतलब A बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपके पास में A है, आपके पास D है और 20 पदों का योग मतलब आपके पास N भी है। अब आपको ऐसा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में A है 1, D है आपके पास में 2, N है आपके पास में 20, तो SN बराबर N बटा 2, 2A + N - 1 इंटू D। तो S20 बराबर N कितना हो गया, 20 हो गया, तो 20 बटा 2, 2 इंटू A कितना है, 1 प्लस 20 - 1 N का मान रख दिया है इंटू D कितना है, 2 ब्रैकेट 1। तो S20 बराबर कितना हो गया, ये इधर 10, 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस 19 हो गया, 20 में से गया तो 19 इंटू 2। तो S20 बराबर 10, ये हो गया 2 प्लस 19 दूनी 38। तो S20 बराबर 10 इंटू 38 और 2 कितना हो गया, 40। तो S20 बराबर आ गया कितना, 440 को जैसे गुणा करेंगे 400। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली में से ये क्वेश्चन आपका है, जिसमें एक छड़ दी गई है। तो मान लिया मैंने कि ये कोई छड़ है जिसे मैंने नाम दे दिया है AB। ये है छड़ जो है, ये इसकी लंबाई है तथा इसकी छाया की लंबाई है वो हमने मान ली है AB, उधर माना था तो इसको हमने मान लिया है C। ठीक है, AB है, ये है छड़ की लंबाई, और AC ये है इसकी छाया की लंबाई। तो इस क्वेश्चन में आपको इसका अनुपात दे रखा है कितना, 1:3। जब भी आपको अनुपात में कोई मान दे रखा होता है तो हम उसको किस हिसाब से मानते हैं, उसके साथ में x लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे माना छड़ की जो लंबाई है ये तो हमने मान ली 1, इसके साथ में आप गुणा में x लिख देंगे तो ये हो गया x। ठीक है, और छाया की, छड़ की छाया की लंबाई ये हमें √3 दे रखी है, तो आप इसको √3 के साथ में x गुणा कर देंगे तो ये हो गया √3x। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये हो गई x और ये कितनी हो गई √3x।
ठीक है, और ये एक बन गया समकोण त्रिभुज। इसने पूछा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब जो सूर्य है वो ऊपर की साइड है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, और ये जो छड़ है ये वाली है, इसकी जो ये छाया है नीचे बन रही है, तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ बन रहा है। मान लिया हमने ये उन्नयन कोण कितना है थीटा, जिसका हमें मान निकालना है। तो उन्नयन कोण है यहाँ पे थीटा। तो यहाँ पे लंब है, ये समकोण त्रिभुज है ये, जिसमें ये वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई, ये हो गई आधार हो गई। तो जहां पर भी लंब और आधार की बात होती है वहां पे tan वाला सूत्र लगता है। तो ये जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर लंब कितना था x बटा आधार कितना √3x, x कट जाएगा तो tan थीटा बराबर आ जाएगा 1 बटा √3। अब tan के अंदर 1 बटा √3 कितने का मान होता है, ये मान होता है tan 30 का। तो tan से tan कट गया तो थीटा बराबर आपके पास में कितना आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब उन्नयन कोण कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दो भाग दिए गए हैं। इसका पहला भाग है यदि बिंदु x 3 व 5 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको दो बिंदु दिए गए हैं, हम मान लेते हैं ये दो बिंदु A और B है, जिनके निर्देशांक है x 3 और 5 और 7। ये जो दो बिंदु है इसकी दूरी जो है इनके बीच की वो कितनी है 5 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको दे रखी है कितनी 5 इकाई। इकाई कुछ भी हो सकती है इनकी, और आपसे पूछा गया है कि x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे जो दूरी सूत्र है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो लगाएंगे हम यहाँ पे सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो है a वाले निर्देशांक ये है हमारे लिए x1 y1, तो x1 है आपके पास x, y1 है आपके पास 3, x2 है आपके पास में यहाँ पे 5 और y2 है आपके पास में 7। आपको केवल मान रखना है और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दूरी d भी दे रखी है कितनी 5, मान रख देंगे। ये जो है दूरी है तो यहाँ हम लिख देंगे कितनी 5, क्योंकि हमें दूरी पता है। फिर अंडर रूट x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। आगे करेंगे तो 5 बराबर अंडर रूट, आप इसको यहाँ पे खोल भी सकते हैं या फिर इसको आप अंडर रूट हटा के भी खोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं अभी एक बार इसको ऐसे ही रख रही हूँ, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अंडर रूट हटाना है इसलिए अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों तरफ मैं कर दूंगी वर्ग। तो दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो आप स्क्वायर लगा देंगे जो 25 आएगा, और इसका जब आप वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b। ठीक है, तो यहाँ पे पहली संख्या क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या क्या है x, तो x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना x प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। इसको आगे करेंगे तो 25 बराबर 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस ये गुना करेंगे 2 पंजे हो जाएगा 10x प्लस 16। यहाँ ये 25 से 25 कट गया क्योंकि दोनों तरफ था। अब यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण बना है, तो इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे और बराबर की इधर 0 है वो मैं उधर लिख दूंगी। तो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 ये वाली टर्म है, और इधर 0 है जिसको मैंने सीधा करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपको दो ऐसी संख्याएं लेनी है इसके बीच वाले जो पद है उसके टुकड़े करने के लिए, जिनको आप जोड़ें तब तो आपके पास में माइनस का 10 और आप गुणा करें तो आपके पास में प्लस का 16। तो ऐसी दो संख्या होगी माइनस के 2 और माइनस के 8। जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा प्लस का 16, और जब आप इनको जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 10। जिसे आप लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन, तो यह आ जाएगा x माइनस
क्या बच गया इधर 2, इधर इन दोनों में से 8 कॉमन, माइनस मैंने लिया था तो अंदर वाले जो पद हैं उनके निशान बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 2 बराबर 0, फिर आगे x माइनस 2 और x माइनस के 8 बराबर 0। ठीक है, इनको आगे अलग अलग आप 0 के बराबर रखेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0 और इधर x माइनस 8 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 और ये हो जाएगा x बराबर 8 आंसर। तो यहाँ पे x के 2 मान आएंगे, x बराबर 2 और x बराबर 8। दूसरा पार्ट है, ज्ञात कीजिए रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 व 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा a और b हमने मान ली, जिसके निर्देशांक है 1, 3 और 2, 7। और मान लीजिए एक दूसरी रेखा है जिसका समीकरण आपको दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर 9। ये रेखा इस रेखा को काट रही है, इसका अनुपात हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि ये अनुपात है k अनुपात 1 और ये C बिंदु के ऊपर AB रेखा को काट रही है। तो यही बात हम लिख देते हैं, माना दी गई रेखा AB को C बिंदु पर के अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, तो अब C बिंदु के जो निर्देशांक है वो हम सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो बिंदु C के निर्देशांक सूत्र से, तो x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y बराबर है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पे मान हमारे पास क्या क्या है वो लिख लेते हैं। x1 है 1, y1 है 3, x2 है 2, y2 है 7, m1 हमने माना है k और m2 हमने माना है 1। ये मान हम इसमें रख देते हैं। तो x बराबर हो गया m1 कितना k, x2 कितना है, x2 है 2 प्लस m2 1 और x1 है 1 बटा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। इसी तरह से y बराबर m1 k, y2 7 प्लस m2 1 और y1 3 बटा m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। तो x बराबर हो गया 2k, 2 को k से गुणा किया तो प्लस 1 को 1 से किया 1 बटा k प्लस 1। आगे y बराबर 7 को k से किया तो 7k प्लस 1 को 3 से किया तो 3 बटा k प्लस का 1। ये हमने जो निकाले हैं निर्देशांक, ये हमने सूत्र से निकाले हैं। अब आगे देखिए, ये जो बिंदु C है ये इस रेखा के ऊपर भी स्थित है, जो रेखा इसको काट रही है। तो इसके जो निर्देशांक होंगे ये निर्देशांक इस रेखा को संतुष्ट करेंगे, मतलब इस रेखा के समीकरण में इससे C बिंदु के निर्देशांकों को हम रख सकते हैं। तो हम उसमें C के निर्देशांक रख के और K का मान निकालेंगे। तो आगे हम लिखेंगे, चूंकि बिंदु C दी गई रेखा पर भी विद्यमान है, अतः इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो समीकरण था 3x प्लस वाई बराबर 9। 3x का मान क्या है यहाँ पे 2k प्लस 1 बटा k प्लस 1 प्लस y का मान है 7k प्लस 3 बटा k प्लस 1 बराबर कितना 9। 3 को अंदर गुणा कर लेंगे, 3 को 2 से गुणा किया तो हो गया 6k प्लस 3 को 1 से गुणा किया तो हो गया 3 बटा k प्लस 1। ठीक है, प्लस आगे है 7k प्लस 3 बटा k प्लस 1 बराबर कितना 9। दोनों का लघुत्तम k प्लस 1। आगे हो जाएगा ये 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 बराबर कितना 9। 6 और 7 कितना हो गया 13k प्लस 3 और 3 कितना हो गया 6 बटा में क्या है k प्लस 1 बराबर कितना है 9। इसके बटा में हमने क्या लगा दिया 1।
अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। वज्र गुणा कर लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 13k + 6 बराबर 9 को k से गुणा किया 9k प्लस 9 को 1 से गुणा किया तो 9। आगे करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे और 6 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 13k - 9k बराबर 9 - 6। 13 में से 9 गए कितने बचे 4, तो 4k बराबर 9 में से 6 गए कितने बचे 3, तो k बराबर कितना आ गया 3/4। अब हमने यहाँ पे अनुपात क्या माना था, अनुपात हमने माना था k अनुपात 1, है ना। तो ये मैं यहाँ पे लास्ट में सॉल्व कर रही हूँ। k अनुपात 1, k का मान हमारे पास कितना है 3/4, अनुपात कितना है 1। अब आप क्या करेंगे, इसका दो तरीके हैं, या तो आप 4 को सीधा इधर भेज दीजिए और या फिर 4 से आप दोनों साइड गुणा कर लीजिए। तो 3/4 को 4 से गुणा करेंगे और 1 को भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 बचा, तो 3 अनुपात 1 को 4 से किया तो 4। तो ये किस अनुपात में विभाजित करती है, ये करती है 3 अनुपात 4 में अंतः विभाजित। तो इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दी गई आकृति, जो कि आकृति दे रखी है, उसमें O एक वृत्त का केंद्र है जिसके बाह्य बिंदु K से वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं KR तथा KS खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए KR और KS दोनों बराबर हैं। तो ये एक थ्योरम है, तो इसे हमें सिद्ध करना है। तो जो भी प्रमेय होती है उसके 4 भाग होते हैं। तो सबसे पहला भाग होता है दिया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि O केंद्र वाले किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु K से 2 स्पर्श रेखाएं KR व KS खींची गई है, ये हमें दिया है। आगे सिद्ध करना है KR और KS जो स्पर्श रेखाएं दी गई है दोनों आपस में बराबर है, हमें सिद्ध करना है। उस रचना, जो अगला टॉपिक है इसका अगला जो बिंदु है वो है रचना। तो रचना में हम क्या करते हैं, इस O को K से मिला देते हैं इस तरह से। तो रचना वाले जो पद है उसमें हम लिखेंगे O को K से मिलाया। आप लिख देंगे O बिंदु को K से मिलाया। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्पत्ति पर। उत्पत्ति देखिए, यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज OSK और त्रिभुज ORK। हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, जिससे हमें ये जो KR और KS है, अगर हम सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो ये अपने आप सिद्ध हो जाएगी। तो आप लेंगे यहाँ पे 2 त्रिभुज, त्रिभुज OSK व त्रिभुज ORK में देखिए क्या क्या बराबर है। यहाँ पे देखिए OS और OR दोनों त्रिज्याएं हैं, तो OS बराबर OR, कारण क्या है दोनों त्रिज्याएं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, OK इस वाले त्रिभुज में भी है, OK इस वाले त्रिभुज में भी है, इसलिए क्या है ये उभयनिष्ठ। तो OK बराबर OK, कारण उभयनिष्ठ। ठीक है, तीसरी बात, यहाँ पे देखिए ये जो कोण है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, और यहाँ पे ये भी एक त्रिज्या और ये क्या हो गई स्पर्श रेखा, इसके साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो कोण OSK बराबर कोण ORK, कारण 90 डिग्री कोण। अब देखिए समकोण त्रिभुज जो है उसमें क्या करना होता है, RHS का नियम लगता है सर्वांग समता का। मतलब एक तो 90 डिग्री का जो कोण है वो, एक जो कर्ण वाली भुजा है वो, और एक साथ में कोई भी भुजा हो सकती है। तो यहाँ पे RHS का सर्वांग समता का नियम लग रहा है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसकी 2 भुजाएं और एक कोण हो गया है। तो हम लिखेंगे आगे RHS सर्वांग समता के नियम से त्रिभुज OSK सर्वांग सम है,
अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, इसका मतलब शेष बची हुई भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। आगे हम लिखेंगे अतः के एस बराबर के आर। क्यों, इसका कारण भी लिख सकते हैं, कारण सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। यही अगला क्वेश्चन नंबर 8। 7 मीटर व्यास वाला एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके और उससे एक चबूतरा बनाया जाता है जिसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो कुएं की गहराई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या कंसेप्ट लगता है कि आप अगर एक जगह से कोई चीज निकाल रहे हैं और उसी से कोई दूसरी चीज बना रहे हैं तो उसका दोनों का जो आयतन है वो आपस में क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट लग रहा है, एक कुआं है, उसमें से मिट्टी निकाली गई और उससे एक चबूतरा बनाया गया। तो इसका मतलब ये है कि निकाली गई जो मिट्टी है उसका आयतन और वो जो बनाया गया चबूतरा है उसका आयतन दोनों आपस में क्या होंगे, समान होंगे। तो मान लीजिए कुआं खोदा गया जिसका व्यास आपको दे रखा है 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 मीटर, मतलब आधी। ठीक है, और इससे निकाली गई जो मिट्टी है उससे ये चबूतरा बनाया गया। इस चबूतरे की आपको लंबाई कितनी पता है, 22 मीटर, चौड़ाई कितनी पता है, 14 मीटर, और ऊंचाई कितनी पता है, 2.5 मीटर। ठीक है, आगे कुएं की गहराई पूछी है तो हमने माना कि भी ये एच गहराई तक इस कुएं को खोदा गया था। ओके, तो ये जो कुआं है, अब कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन और जो कुएं का आयतन है वो भी आपस में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो कुएं का आयतन है वो बराबर होगा ये बनाए गए चबूतरे के आयतन के। तो आप लिखेंगे, सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो लिख लेंगे। तो कुएं की त्रिज्या 7/2 मीटर, जो चबूतरा बनाया गया है इस चबूतरे की लंबाई कितनी, 22 मीटर, चबूतरे की चौड़ाई कितनी, 14 मीटर, चबूतरे की ऊंचाई कितनी, 2.5 मीटर, कुएं की गहराई जो हमें निकालनी है ये हमने मानी क्या है, ये हमने मानी है h मीटर। आगे लिखेंगे, कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो कुएं का आयतन, कुआं बेलनाकार आकृति का है, आयतन का सूत्र लगाएंगे πr²h। चबूतरे का आयतन, ये घनाभ की आकृति है तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो आपको अब निकालना h है तो आप h को रख लेंगे, बाकी सारी चीजों को अगली संख्या के बटाम दे देंगे। तो h बराबर हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बटे πr², मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा लंबाई कितनी, 22, चौड़ाई 14, ऊंचाई 2.5 बटा पाई की वैल्यू 22/7, तो 22 नीचे 7 ऊपर, आर कितनी थी 7/2, तो 7/2 इनको एक बार मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखिए 22 से ये 22 गया। अब ये जो नीचे वाले 2 हैं, नेक्स्ट स्टेप में मैं ऊपर लेके जा रही हूँ इनको, क्यों, क्योंकि बटा के नीचे अगर कोई भिन्न संख्या होती है तो आप उसके हर को बटा के ऊपर ले जा सकते हैं। तो हो जाएगा 14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 7 बटा नीचे है 7 इंटू 7 और ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 7 से एक और 7 गया, इस 7 से ये गया तो कितना आ गया, 7 से 14 गया तो आ गया 2। तो h बराबर हो गया कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इंटू 2.5, h बराबर 25 × 200 और एक के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। तो h बराबर आपके पास आ गया 20 मीटर। तो इस कुएं की गहराई कितनी आ गई, 20 मीटर। 9 है,
एक पेटी में 30 डिस्क है जिस पर 1 से 30 तक की संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला है 2 अंकों की संख्या और दूसरा है पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 अंकों की संख्या की। तो 1 से लेकर 30 तक की अगर अपन बात करें तो उसमें 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? तो जब आप गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से लेके 9 तक की जो संख्याएं हैं उसमें एक ही अंक आता है, और 10 से लेकर के और 30 तक की जो संख्याएं हैं उसमें 2 अंक आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेके 30 तक की जो संख्याएं हैं उसमें एक अंक की संख्या हुई 9 और बाकी की 21 संख्याएं जो है वो 2 अंकों की संख्याएं हुई। तो आप इसको लिख लेंगे। नंबर 1 हम पहले कर रहे हैं इसका, तो पहले आप लिखेंगे कुल परिणाम। 1 से 30 तक की है टोटल संख्याएं, तो कुल परिणाम तो 30 हो गए। उसके बाद में अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों से मतलब ये है कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये संख्याएं 10 से स्टार्ट हो गई हैं, 10, 11, 12 से लेकर के कहाँ तक की है? 30 तक की। आगे अनुकूल परिणामों का योग, अनुकूल परिणामों का योग, इसका मतलब ये है योग या फिर अनुकूल परिणामों की संख्या, योग नहीं लिखिए इसको, संख्या ही लिख लेते हैं। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 21। सूत्र लगाएंगे 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अब यहाँ पे अनुकूल परिणाम है 21, कुल परिणाम है 30, काट देंगे 3, 7, 21, ये 10, तो ये हो गया 7/10। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसका फर्स्ट क्वेश्चन था उसकी। अब हम बात करते हैं इधर पूर्ण वर्ग संख्या की। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना संभव हो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 है तो 1 अंडर रूट, मतलब वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। इसी तरह से 4 है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 1 हो गई, 4 हो गई, 9 हो गई। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे कुल परिणाम तो उतने ही रहेंगे, कुल परिणाम कितने? 30। इसमें अनुकूल परिणाम, पूर्ण वर्ग संख्या वाले अनुकूल परिणाम वो कौन कौन से होंगे? देखिए 1, उसके बाद में 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25 और अगली जो वर्ग संख्या 36 आती है जो कि 30 से ज्यादा हो गई, तो इसमें आएगी नहीं। तो आगे आप लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। तो आगे आप लगाएंगे अब एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 5/30, काट देंगे तो आ जाएगा 1/6 आंसर। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक पिगी बैंक में 1 रुपए के 100 सिक्के, 2 रुपए के 25 सिक्के, 5 रुपए के 15 सिक्के और 10 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिला करके उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गिरा हुआ सिक्का 2 रुपए का होगा या फिर 5 रुपए का होगा? तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये देखना है कि कुल परिणाम कितना होगा। तो कुल परिणाम जो है ये होंगे 1 रुपए के 100 सिक्के, तो 100 तो ये हो गए, 2 रुपए के 25 सिक्के, 25 ये हो गए, 5 रुपए के 15 सिक्के, तो 15 सिक्के ये हो गए। आगे 10 रुपए के 10 सिक्के, तो 10 सिक्के ये हो गए। तो टोटल कितने सिक्के हो गए? ये 100, 125, 125 और हो गए कितने? 140 और 150। तो कुल परिणामों की संख्या यहाँ कितनी हो गई है? 150। कुल परिणामों की
फर्स्ट वाला देखते हैं, 2 रुपए का सिक्का होने की इसने प्रायिकता पूछी है। तो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए कुल परिणामों की संख्या तो सेम रहेगी 150। 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? 2 रुपए के सिक्के 25 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 25। तो आगे आप लिखेंगे 2 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता। सूत्र आप लगा लेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो ये हो जाएगा 25 बटा 100, काटेंगे 25 बटा 150, सॉरी। तो ये हो जाएगा 25 बटा कुल थे 150, तो कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो 1/6। तो 2 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/6। और जो सेकंड वाला पूछा है तो इसमें अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी? 5 रुपए के कितने सिक्के थे? 15। तो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता, सूत्र जो ये लगाया था वही सूत्र लगाना है, तो मैं दोबारा नहीं लगा रही। 15/150, तो ये हो गया कितना? 1/10 आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो मैंने क्वेश्चन समझाए हैं क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, स्माइल वाले जो मैं वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए उसके लिए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।